हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और अब इस टाइम पे हम ऐसे वीडियो ला रहे हैं बच्चों जो कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकें। 2 अंक वाले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 के विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। भाई यहाँ पर देखो, विद्युत रासायनिक सेल यानी ये इस प्रकार का सेल है जो कि रासायनिक ऊर्जा को बच्चों विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। और इस पर जो अभिक्रिया होती है वो आक्सीकरण अपचयन दोनों होती है। तो जो हमारा रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, वह सेल है जो विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को बदलता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे हम वोल्टी सेल भी कहते हैं, डेनियल सेल के भी नाम से जाना जाता है। फिलहाल इसका परिभाषा इतना ही है। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा तो आप लोग लिख सकते हैं, विद्युत रासायनिक सेल वह सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है। चलिए अगला देखो, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। बताओ, इलेक्ट्रोड विभव। हमने भैया आप लोगों को सेल बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। मान लो ये सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है। या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 2 पात्र है ना, 2 पात्र है, इनमें विद्युत अपघट, एक इसमें इलेक्ट्रोड एक इसमें इलेक्ट्रोड, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो भाई साहब कहीं ना कहीं विद्युत अपघट का भी कुछ विभव होगा। ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड के पास भी कुछ ना कुछ विभव होगा। विभव है क्या? आवेश को गति करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। चार्ज इधर उधर गया, वहीं पे कार्य, और वही कार्य आपका क्या है? विभव है। तो ये विद्युत अपघट, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ विभव है बच्चों, और ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ विभव है। और दोनों के बीच का जो अंतर है वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहा मैंने? विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल में हमने 2 विद्युत अपघट ले लिया, यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, इनको जोड़ दिया, लवण सेतु से भी जोड़ दिया। ठीक है। अब बच्चों इन में भी आयन गति करेंगे तो कहीं ना कहीं आयन की गति पर जो वर्क होगा वही विभव है, कहीं अलग से विभव आता नहीं है। भाई आवेश गति करा, वहां पे कार्य हुआ, वही विभव है। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, तो इलेक्ट्रोड के पास भी कुछ विभव होगा, विद्युत अपघट के पास भी कुछ विभव होगा। उन दोनों के बीच का अंतर बच्चों इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक स्थिति पर जो भी इलेक्ट्रोड विभव होगा, भाई इलेक्ट्रोड विभव है क्या? आपके पास विलयन की या विद्युत अपघट की कुछ ना कुछ विभव है ना, और आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है भाई उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। लेकिन मानक स्थिति में जो हमारे पास विभव आएगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। सेम है। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट के मध्य जो भी विभव है ना, जो भी अंतर है, विभव के अंतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और मानक स्थिति में यदि उसी को देखा जाए तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक स्थिति का मतलब है 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन पर और 298 केल्विन ताप पर जब वो हमारा एक इलेक्ट्रोड विलयन में डूबा रहता है, तब वहां पर जो विभव होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। मानक स्थिति मान लिया कि बस हो गया कि हमारे पास एक सेल है, सेल में इलेक्ट्रोड है ना, और विद्युत अपघट भी है, तो इलेक्ट्रोड के पास भी विभव है, विद्युत अपघट के पास भी विभव है। मानक स्थिति पर इनके बीच के विभवों का अंतर वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। किसी अर्धशेल्फ का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 वह विभवांतर है। वही मैंने बोला, विभवांतर ही है, विभवांतर ही है। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट के विभवों का अंतर ही है। लेकिन यह बोला गया कि इलेक्ट्रोड को अपने आयन में 1 मोलर सांद्रता के विलयन में ही डुबाया जाए और 298 केल्विन ताप पर डुबाने से जो उत्पन्न होगा वो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। सिंपल है। ठीक है। यदि इलेक्ट्रोड गैसीय है तो गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, अर्थात मानक दाब और में विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता। मैंने पहले ही बताया कि मानक स्थिति हो जाए, मानक ताप है, मानक दाब है, एक वायुमंडलीय दाब है, उस स्थिति पर जो विभव होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। हम ज्यादा लंबा समय चौड़ा लेंगे ही नहीं, आपका कम समय में। ओम का नियम क्या कहता है भाई? बोला गया कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड को किसी विलयन में डुबा दिया गया है ना, या मान लीजिए एक चालक तार है किसी विलयन में डुबा दिया गया, और भाई दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या लगाया? विभवांतर लगाया। तो भाई ये बोला गया कि जो इसमें धारा बह रही है, तो भाई हमारे पास परिपथ है, हमारे पास एक सेल है, उनके इलेक्ट्रोड है ना, तो एक हमने चालक तार भी लगा दिया, तो चालक तार में धारा बहेगी, तो जो धारा है वो उन इलेक्ट्रोडों के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके समानुपाती होगा। अर्थात किसी धातु चालक अथवा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, यानी विद्युत धारा का मान चालक के सिरों या विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है बच्चों। ठीक है। विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I, और भैया RI हो जाता है, जहां R एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? एक समानुपाती
स्थिरांक भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसे प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ये हमारा है कि हमारे मान लीजिए किसी चालक पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं किसी सेल के माध्यम से, तो जो धारा की प्रबलता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा उसके समानुपाती होता है। उसके आगे यदि आपको लिखना तो लिख सकते हैं, यदि विभवांतर भी है, धारा आई है, तो भी समानुपाती आई, समानुपाती हटा तो आर नियतांक लग गया। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कह रहा हूं, जितना समझा रहा हूं उतना आप लिखो। सेल स्थिरांक क्या है भाई? सेल में दो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच कुछ दूरी होगी, सिंपल है, और सेल में जो इलेक्ट्रोड लगा उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, उन दोनों का अनुपात एक सेल स्थिरांक कहलाता है। कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास एक सेल है, मान लो इस प्रकार सेल, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी और इसका जो क्षेत्रफल है L/I, वो सेल स्थिरांक कहलाता है। कुछ ही नहीं है। माना हमने एक सेल माना और सेल में हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया बच्चों, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l हमने माना, स्मॉल l, और क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों का अनुपात ही हमारा सेल स्थिरांक कहलाता है। यदि मात्रक आपसे कोई पूछ दे तो मात्रक कैसे निकालोगे? L/A। L का होता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से कट गया सेंटीमीटर इनवर्स, सिंपल है, तो इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। देखो भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। गैल्वेनीकरण क्या है भाई? किसी भी लोहे या धातु की सतह पर जिंक जस्ते का परत चढ़ाना ही गैल्वेनीकरण है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझो कि भाई हम मान लीजिए लोहा है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का परत चढ़ाने की क्रिया ही गैल्वेनीकरण कहलाता है, और कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से समझो। गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए उस पर जिंक की परत लगाना, जिंक की तह लगाना ही वह प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन में जिंक के फिल्म के ऊपर भास्मिक जिंक कार्बोनेट, जिंक ZnCO3 और ZnOH का वोल्टेज की अदृश्य सतह होती है, जिसके कारण गैल्वेनाइज्ड आयरन की चमक कायम रहती है। कुल मिलाकर ये बोला गया कि भाई जिंक का हम परत चढ़ा देते हैं तो उसका चमक बना रहता है, जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड का एक परत बन जाता है, जो भैया हमारे छड़ या लोहे को जंग लगने से बचाता है, सिंपल है। अच्छा, लवण सेतु किसे कहते हैं भाई? यू आकार की उल्टी कांच की नली होती है जिसमें KCl, KNO3 या सोडियम सल्फेट आदि का या अगर अगर की जली भरी रहती है, सिंपल है। लवण सेतु है क्या? ठीक है, यू आकार की उल्टी कांच की नली जिसमें KCl, KNO3, Na2, SO4 या अगर अगर की जेली भरी रहती है, वो लवण सेतु होती है। लवण सेतु की यदि कार्य पूछ दिया जाए तो इसके द्वारा दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है, विद्युत परिपथ पूर्ण कराता है। इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते, दोनों विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। इसके कारण कार्य भाई लवण सेतु। लवण सेतु है क्या? उल्टे यू आकार की कांच की नली है जिसमें KCl, KNO3 या अगर अगर की जेली भरी रहती है, सिंपल है, लवण सेतु है। इसका कार्य भैया दो विलयनों की उदासीनता को बनाए रखना, इसके कारण दो विलयन आपस में नहीं मिलते हैं और साथ में विद्युत संपर्क बनाए रखते हैं, ये चीज आपका, ठीक। चलिए, अर्ध सेल के मानक विभव से आप क्या समझते हैं? किसी अर्ध सेल के मानक विभव का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? भाई देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाया गया ताकि किसी भी अर्ध सेल को पूर्ण रूप से सेल बनाया जा सके। मान लीजिए अर्ध सेल कब कहलाएगा कि हमारे पास एक विलयन है और इसमें विद्युत अपघट्ट मान लो भरा है, वही विलयन की बात कर रहा हूँ, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड, तो ये हमारा अर्ध सेल है। इसको पूर्ण बनाने के लिए इसके साथ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जोड़ दिया जाता है ताकि दो सेल हो जाएंगे। इसको शून्य माना जाता है इसका विभव, और इसमें दोनों में डिफरेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इसका कितना विभव होता है। किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का वह मान होता है जो किसी पदार्थ के एक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित हो तथा क्रियाकारक एवं उत्पाद के रूप में विद्यमान स्पीशीज की सक्रियता 1 इकाई हो। मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान निकालते हैं बच्चों, तो E0R माइनस E0L के रूप में लिखते हैं। वैसे बच्चों ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप तैयार नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए, और हम आपको यदि क्वेश्चन कहें कि आप लोग और क्वेश्चन बताओ, फैराडे का मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको मैं भी आपको समझा भी दूंगा, 2 अंक वाले क्वेश्चन। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम मैं आपको समझा दूंगा। ऑलरेडी बच्चों मैं आप लोगों को बहुत बेहतर रूप से फैराडे वगैरह का नियम कराया है, लेकिन अभी मैं रिवीजन करा के बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत अपघट्ट है, उसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है,
तो उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो वर्क किया जाएगा वो आवेश के समानुपाती होगा, और जो आवेश होता है बच्चों वो धारा गुणे समय बराबर होता है। और जब समय यहाँ से समानुपाती नियतांक लगेगा ZIT होता है। ये वर्क यहाँ पर हम नहीं कह सकते। W एक प्रकार से मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है। W क्या है? मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है। ये धारा पर डिपेंड करती है, मतलब आवेश पर डिपेंड करती है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहता है? फिर से आप समझ लो कि मान लो किसी विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड डूबा है, तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा या जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही आपके माइकल फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। ठीक है, 2 नंबर वाले प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, पढ़ लो, अच्छे तरीके से समझ लो। माइकल फैराडे का प्रथम नियम बताओ कि विद्युत अपघट्ट आपके पास है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट में एक इलेक्ट्रोड डूबा है, तब इसमें जमा होने वाला या इससे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब आवेश। और हमने कहा आवेश का फार्मूला होता है बच्चों धारा गुणे समय, है ना, और समानुपाती हटा तो Z नियतांक लग गया। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए भाई संचारण, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है संचारण के उपाय, संचारण के 3 उपाय बताओ। 3 उपाय बताओ। पहला नंबर आप बताओ क्या कर सकते हो भाई, संचारण का कोई उपाय बताओ। मान लीजिए किसी भी पदार्थ पर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे पेंट और मान लीजिए और भी ग्रीस तेल आदि लगाकर संचारण हम कर सकते हैं। तो दूसरा आप बता सकते हो भाई साहब कि गैल्वेनीकरण से, गैल्वेनीकरण मतलब जिंक का जस्ता जड़ा चढ़ा करके। ठीक है, और ऐसा भी लगा सकते हो कि लोहे के सतह पर, ठीक है, ऐसे पदार्थ का सतह लगा दे जो संचारित, लोहे से ज़्यादा क्रियाशील, लोहे से अधिक क्रियाशील पदार्थ के सतह को, है ना, दे करके हम बचा सकते हैं। तो 2-3 उपयोग आप पढ़ लेना इसके, संचारण के विद्युत रोधिका स्थापित करके, समर्पित बचाव, गैल्वेनीकरण के द्वारा। तो ये आपका बच्चों इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं संचारण से। ठीक है, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम आप पढ़ लेना। कभी कभी तो ऐसा आ जाता है, संचारण किसे कहते हैं बताओ, कि वायुमंडल में जैसे मान लीजिए एक हमारा ये लोहा है, ठीक है, कि इसके चारों ओर वायुमंडल है, इसमें क्या क्या है, नमी है और गैस है। अब इस नमी और गैस, ठीक है, साथ में भाई गैस में वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो कोई भी हमारे पास धातु है वो वायुमंडल के गैस और नमी के उपस्थिति में धीरे धीरे क्रिया कर अवांछनीय यौगिक में परिवर्तन करना संचारण कहलाता है। पूछ ही दिया जाए मान लो संचारण किसे कहते हैं, तो फिर आप क्या पीछे हटोगे? संचारण है क्या? संचरित होना, किसी धातु का संचरित होना, वायुमंडल की उपस्थिति में गैसों और नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछनीय यौगिक में परिवर्तित होना। अवांछनीय मतलब हम नहीं चाहते हैं फिर भी ये बन गया, तो आपका अवांछित यौगिक कहलाया। ठीक है, ये चीज होता है। अब 3 और क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन आज का, जिसे आप लोगों को तैयार करना है, मैंने आपको कराया है। पहला आपको बच्चों तुल्यांकी चालकता, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, फटाफट कर लेना आज के अभी इसी के साथ। दूसरा आपका आणविक चालकता, मिलता जुलता मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर के इस चैप्टर से खत्म हो जाएंगे। फिर तीसरा नंबर आपका सेल स्थिरांक, क्या सेल स्थिरांक, ये आपको पढ़ना है। ओके, इतना पढ़ लेना आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।